ओके गाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ एक बार सभी लोग। चलो बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन गाइस। प्रीत की लत मुझे ऐसी लगी। वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। क्या हो गया भाई? हाँ चलो, आ जाओ गाइस फास्ट। ओके, आज शानदार चीज को आगे लेके चलना है। शानदार, जानदार, मजेदार। क्या बात है, क्या बात है। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो भाई साहब, सब लोग आ गए बेटा एक बार। यस, प्रेजेंस दिखा दिया करो, आके एकदम आग लगा दिया करो, एकदम आग। हाँ, मतलब पता है तुम लोगों को बाकी क्लासेस में हमको ऐसे बोलना पड़ता है, अबे गधों बातें बंद करो। तुम्हारी क्लास में बोलना पड़ता है, अबे कुछ तो बातें करो। ठीक है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलो, मेरा देश। गुड आफ्टरनून गाइस, चलिए सरकार आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बाबा, चलो बाबा, चलो चलो चलो। तो दो धारी तलवार यार। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन निवला दिस साइड फ्रॉम किशनौर। स्वागत, वंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल है मेरा आप लोगों से कि जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर आते से क्वेश्चन। यस गाइस, आते से क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? पिताजी कौन है बिजनेस इकोनॉमिक्स के? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। अच्छा देन मुझे एक बार बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव इन अप्रोच और पॉजिटिव इन अप्रोच? ये पॉजिटिव इन अप्रोच होता है, नॉर्मेटिव इन अप्रोच होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव इन अप्रोच और नॉर्मेटिव इन अप्रोच? सर इट इज अ नॉर्मेटिव इन अप्रोच। मतलब ये बात करता है तुम ईडी नहीं, ये ऐसा नहीं बोलता तुम इडियट हो, तुम गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं बोलता। ये बोलता है तुम्हें इडियट होना चाहिए था, तुम्हें गधा होना चाहिए था, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं होना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग वैसी बातें करते हैं। हाँ जी सरकार। अच्छा मेरे सवाल और है अभी तो, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो जो यार एडम स्मिथ साहब ने किताब लिखी थी, वो कौन से ईयर में लिखी गई थी बेटा? एडम स्मिथ साहब ने जो किताब लिखी थी, वो किताब कौन से साल में लिखी गई थी बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आहा, सुंदर, अति सुंदर। यार मुझे एक बात बताओ, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट कितना है पूरी कंट्री में, ये माइक्रो में आएगा या मैक्रो में आएगा? वेरी गुड, इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि भैया देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना आएगा। सर देश की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बेटे की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम देश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़े बेटे की बात करते हैं, हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेक्शन ऑफ पीपल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, सेक्शन ऑफ पीपल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, तब वो किसके अंदर आता है? सेक्शन ऑफ पीपल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं मैं। तो दैट इज इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर अब आप छोटी बात कर रहे हो, अब आपने ना छोटी बात कर दी है। तो छोटी बात हमेशा माइक्रो का पार्ट है, बड़ी बात हमेशा मैक्रो का पार्ट है। लेकिन यार एक बात और है, मेरे मन में सवाल है। ठीक है, अच्छा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना बेटा? अटक वटक तो नहीं रही है, लैग वैग तो नहीं आ रहा है, इशू तो नहीं आ रहा है? एक बार बता दो, एक बार जल्दी से। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा? हाँ जी सरकार, चलो बता, बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर मुझे एक बात बताओ यार, इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है फाइनली? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एक सेकेंड, जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे।
चलो, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स गाइस? एडम स्मिथ साहेब। हाँ जी सरकार, एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के पिताजी हैं क्या? हाँ जी सरकार, एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के पिताजी हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वापस से बता देता हूं, जॉयल डीन इज फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन यार मेरे मन में एक और सवाल है, अपन ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स इसको और किस नाम से जानते हैं? Business economics is also known as शानदार, शानदार, मजेदार। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सर क्या हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं? हाँ जी सरकार, हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। यार आप लोग इतना अच्छा आंसर दे रहे हो कि एक आधा क्वेश्चन पूछने का और मन कर रहा है, ठीक है। मुझे बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है, साइंस है, दोनों है, कुछ नहीं है? कुछ, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कहां से बीच में आ गया बेटा? पॉलिटिकल इकोनॉमी तो इकोनॉमी से परे कहते थे ना। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, खाना खा के पानी पीना। यस सरकार, इट इज बोथ। सर ये जो होता है वो दोनों होता है, इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। करेक्ट, हाँ जी सरकार। साइंस होता है बॉडी ऑफ नॉलेज के चक्कर में और आर्ट्स होता है एप्लीकेशंस के चक्कर में। मेरा ऑलमोस्ट आखिरी सवाल, यू शुड वर्क हार्ड, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? यू शुड वर्क हार्ड ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? सर इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर मैं कहता कि यू आर वर्किंग हार्ड, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता, बट मैं कह रहा हूं यू शुड वर्क हार्ड, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। मतलब सर अब यहां पर कहानी बहुत सिंपल सी है, हम क्या बात कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार, हम क्या बात कर रहे हैं बहुत समझना जरूरी है। हाँ जी सरकार, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो डन है? हाँ जी सरकार, डन है, डन है, डन है। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को लेकर गाइस, वी आर मूविंग अहेड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, नेक्स्ट पूरे वीक मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पूरे वीक मेरी क्लास नहीं है, फ्रॉम 7th to 12th टेक्निकली मेरी एक भी दिन क्लास नहीं है, आप लोगों की छुट्टी है। और आप लोगों की जो क्लासेस है वो आई थिंक अकाउंट मैथ्स लॉ अकाउंट्स के बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। सो या यू गाइस कैन एंजॉय फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है सर। ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग टू समवेयर, ठीक है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बाहर जा रहा हूँ, है ना, घर के बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आई एम ट्रेवलिंग टू Maldives, है ना, आई एम ट्रेवलिंग टू Maldives, सो दैट इज द रीजन आई हैव फुल वीक ऑफ, ठीक है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अभी ले सकता हूँ, ठीक है, अभी छुट्टियां ले सकता हूँ। इसके बाद पता है क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, इसके बाद आप मान के चलो कि आने वाले फिर वो मई में एग्जाम है, फिर सितंबर, मतलब अब इसके बाद फिर ब्रेक नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर मेरी एफएमएसएम की बैच चालू रहती है, फिर वो ब्रेक थोड़ा सा खींचा जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, यस सरकार, तो फिर इस चक्कर में जो है आई एम टेकिंग ऑफ, मगर देर आर फ्यू थिंग्स, मतलब आपको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई इतना लोड वाली बात है, आराम से करेंगे। आने के बाद अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल क्लास है, ठीक है, कल क्लास है। बाकी फिर जो है वो अपनी क्लास नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मंडे से नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। यस सरकार, आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट आर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स कर क्या सकता है आज आपको, हमको ये बताओ। नहीं सर, द नेशन वांट्स टू नो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या कर सकता है। सर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड, ठीक है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इश्यूज, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इशू, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू। तो घर के लफड़ों के लिए हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स और बाहर के लफड़ों के लिए है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको समझाता हूं। सर हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी है, बताओ क्या करें?
अगर आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी है तो आपका इंटरनल इशू है क्या? हाँ सर, ये तो हमारा इंटरनल इशू है। अब चूंकि आपका इंटरनल इशू है, ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि आपका इंटरनल इशू है इसीलिए हम इसको लेकर ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। हाँ जी सरकार, ये आपका इंटरनल इशू है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से निपटाना। सर आपको देश के बारे में सोचना है, देश के इनकम के बारे में सोचना है, जनरल ट्रेड, ये वो जमाने भर की बातें। अगर आपको एक्सटर्नल सोचना है तो फिर हम आएंगे आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। करेक्ट? हाँ, ठीक है। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। ठीक है, operational issues include all those arise within the organization and fall within the purview and control of the management। हर वो चीज जो मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, ये इंटरनल इशू है। सर मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा एम्प्लॉय, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सेल्स प्रमोशन, मेरा फाइनेंस, मेरा मैनेजमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेंट्री, हर चीज मेरा है क्या? हाँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे फाइनेंशियल के लिए मैं फोन लगाऊं हमारी वो कौन है निर्मला सीतारमण जी को कि मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता ना यार, है ना? कि नहीं आप तो मेरे घर का भी आके फाइनेंस संभालोगे। अरे भाई, मेरा लफड़ा, उनका लफड़ा, हम दोनों अलग अलग हैं। समझ रहे हो? है ना? तो भैया जी, इंटरनल इश्यूज, आज मेरी इन्वेंट्री कैसी है, मैं इन्वेंट्री को मैनेज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, सर मैं ऑपरेशंस को सही तरीके से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ये सारे ऑपरेशनल इश्यूज जो हैं वो एक बिजनेस के इशू है। सर कौन कौन से इश्यूज आते हैं आप एक बार समझाओ। बाबा देखो, ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बात बताऊं, एक बिजनेस के अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड, एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन इज डूइंग बिजनेस, दैट पर्सन कैन बी दैट पर्सन कैन बी रिलेटेड, दैट पर्सन कैन लाइक से कि हाँ भैया ऐसा होता है। मैं आपको ऑन अ वेरी 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 सीरियस नोट कह रहा हूं, बिजनेस के आप सारे पॉइंटर्स को कभी लिख नहीं सकते, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी फट सकता है। सर ये फटने का मतलब क्या होता है? फटने का मतलब होता है आपने सब कुछ प्लान किया था और प्लानिंग के हिसाब से नहीं चला। आप सब कुछ छोड़ो, 10% भी चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चली। When you are in business, all these things happen so often, ठीक है? हाँ जी सरकार, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट करी हुई है, कुछ बेसिक से इश्यूज जो आप सब लोग समझ सकते हो, ध्यान दे सकते हो और ज्ञान में लेके आ सकते हो। सबसे पहला, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड एनालिसिस प्रिटेंड टू बिहेव ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। भाई हमारा कंज्यूमर कैसा बिहेव करने वाला है? Demand forecasting is the technology of predicting future demand for goods and services on the basis of past behavior of factors which affects the demand। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। मुझे बताओ भाई, कौन सा सीजन आने वाला है? अप्रैल आ गया, वैसे तो कौन सा सीजन आया ये? ठंड का है, गर्मी का है, बारिश का है, पतझड़ का है, झड़ के पटने का है, किस चीज का सीजन आया अभी? सर ये गर्मियों का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, ठंडे ठंडे डरमी कूल का। करेक्ट? हाँ जी सरकार। मुझे बताओ इस समय पे क्या क्या ज्यादा बिकेगा जिसका प्रोडक्शन होता है? मैंगोज को काउंट मत करना, मैंगोज आर डिफरेंट, मैंगोज आर डिफरेंट, मैंगोज आर डिफरेंट, मैंगोज को काउंट मत करना। एसी बिकेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आपको समझाने के लिए मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब पहले दिन में। हाँ चलो, वाटरमेलन, वाह, खाने की बात मत कर लल्ला। सर कोकोनट वाटर, आइसक्रीम, कूलर, कोल्ड ड्रिंक, रेफ्रिजरेटर, जूस, देखो सबके अलग अलग थॉट्स है, ठीक है? लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल, लाइक आइसक्रीम की बात कर ले। हाँ सरकार, अब आइसक्रीम कौन बेचता है इंडिया में? सर इंडिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम बेचता है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल इंडिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम बेचता है। हाँ, अब आप सिर्फ इमेजिन करो, ठीक है, अब आप सिर्फ इमेजिन करो, इंडिया, अब इन लोगों को डिमांड फोरकास्ट करके रखना पड़ेगा। पता है आपको, गर्मियों में अमूल की छाछ भी बिकती है, गर्मियों में अमूल की लस्सी भी बिकती है, ठीक है, और बहुत ही प्यारी प्यारी एड बनाते हैं लोग लस्सी के लिए, छाछ के लिए, हर चीज के लिए। करेक्ट? हाँ।
तो अब मैं गया अमूल के पास, मैंने अमूल को कहा कि यार मतलब अब समझ लो आप हो अमूल के ऑनर, आप पता है क्या करोगे, आप निकालोगे पिछले 10 साल का ट्रेंड कि बाबा इस साल हमारा 100 रुपए का माल बिका, फिर 120, 140, 160, ऐसा ऐसा करते करते आपने निकाला। आज आपकी लास्ट ईयर की आपकी सेल्स थी 300 रुपए। अब आपने क्या सोचा, आपने सोचा हम प्रमोशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीजें करेंगे। इसके चलते इसके चलते आपने सोचा आपका सेल्स होगा 350 रुपए का। ठीक है, आपने सोचा आप 350 करोड़ का धंधा कर लोगे। अब मान लो 350 की जगह 280 करोड़ का धंधा हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा, बताओ मुझे, क्या लॉस हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है? 350 करोड़ की जगह अगर 280 करोड़ का रेवेन्यू हुआ तो क्या हो सकता है? 350 की जगह 280 करोड़ का रेवेन्यू हुआ तो क्या हो सकता है? सर अगर 350 की जगह 280 करोड़ का रेवेन्यू हुआ तो अगर उसने 350 करोड़ का माल बनाया, 350 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदा, तो भैया वो तो रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, करेक्ट, लॉस होगा, करेक्ट। और अगर 350 करोड़ की जगह 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया तो सर 500 करोड़ की डिमांड आ गई तो आप तो सप्लाई कर ही नहीं पाओगे। डिमांड है, कस्टमर खरीदना चाहता है, कस्टमर बोल रहा है अरे भाई दे 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 दे, दे। आप बोल रहे हो नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं थी ऐसी। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें कितना माल खरीदना है। भाई ये बिजनेस के लिए ना, आप समझो सर्विस इंडस्ट्री के लिए शायद ये उतना रिलेवेंट नहीं है, वैसे तो रिलेवेंट है क्योंकि हमें भी लोग हायर करने पड़ते हैं, हमें भी सारा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। पर एक पल के लिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं ये मान लेता हूं कि सर्विस इंडस्ट्री वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार इमेजिन करके देखो कि आप अगर एक बार इमेजिन करोगे इनके बारे में, क्या नाम है इनका, प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के बारे में, भाई ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते यार, इनका तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर इन्होंने डिमांड सही तरीके से फोरकास्ट नहीं करी, धंधा खत्म, या तो लॉस बुक करोगे या फिर पोटेंशियल लॉस बुक करोगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज है समझना कि आपका धंधा कितने का होगा, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को मैनेज करना। देखो, बच्चा बच्चा जानता है और बच्चा बच्चा समझता है मेरी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, मैं चाहे कितना ही प्रोडक्शन करूं। लेकिन प्रोडक्शन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज टू डिसाइड द ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट गिवन द ऑब्जेक्टिव टू द फर्म। भैया आपको कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है और आपको देखना है कि भैया हम कहीं भी ज्यादा कॉस्ट बियर ना करें। मतलब प्रोड्यूसर वाले एंगल पे सबसे बड़ा प्रेशर है, मैं कैसे कम से कम मैं कैसे कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल पाऊं। अच्छा, जैसे ही मैंने कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट निकाला, होगा क्या? कॉस्ट एनालिसिस एनेबल द फर्म टू रिकॉग्नाइज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट व्हेन वेरिएबल सच एज आउटपुट, टाइम पीरियड, साइज ऑफ द प्लांट चेंजेस। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा माल बनाए और कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए ना रे बाबा, उड़ी बाबा, कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए। अगर मेरी कॉस्ट कम से कम है और अगर मेरा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है तो भाई मैं जिंदगी चिल करके जीऊंगा। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं रोना धोना करूंगा। ठीक है, हाँ जी सरकार। तो सबसे पहला माइक्रो एनालिसिस इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या है सर? आपको डिमांड समझ में आनी चाहिए, आपको डिमांड की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिमांड कह क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहला आपको ये होना चाहिए ताकि आप डिमांड फोकसिंग कर पाओ। उसके बाद आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को देखना है, इतना ही नहीं, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट को तो देखना है सर, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इन सब के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। इमेजिन करो आज मेरे पास रॉ मटेरियल आता है और मैं रॉ मटेरियल को 2 महीने तक मेरे पास सिर्फ रख रहा हूं और यूज नहीं कर रहा, तो आप समझो मैंने रॉ मटेरियल वाले को 2 महीने पहले पैसा दे दिया, मेरा कैपिटल तो फंस गया। आप जब सी इंटर एफएमएस में होगे तब अपन इसमें और डीप में जाएंगे, पर मेरा कैपिटल तो फंस गया। अब मेरा कैपिटल फंस गया, मैं इससे ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाऊंगा, मेरा पैसा फंस गया, मतलब इन शॉर्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है।
ये मेरे लिए हमेशा एक लॉस रहेगा। मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देख के चलता हूं ताकि मैं इन्वेंट्रीज को सही तरीके से मैनेज करूं। एक बात तो सच है, जितना ज्यादा पैसा उतनी प्रॉब्लम। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट लुक्स अ वेरी 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 सिंपल टास्क। आपको पता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। इंडियन क्या बोलते हैं उसको, फूड ग्रेन्स ईटन बाय रेंट्स, ऐसा करके कुछ होता है, ऐसा कोई आर्टिकल है। हाँ, परसेंटेज परसेंटेज, ये देखो ये देखो देखो। इन इंडिया रोडेंट्स इंक्लूडिंग आपके रैट्स और सारी चीजें आर एस्टिमेटेड टू कंज्यूम and contains a significant amount of food grains with a loss from 2.4 to 26 million tons per year or roughly 8% to 15% of their body weight daily। इसका मतलब हम एक ऐसे देश में बैठे हैं जिस देश में लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं अरे चूहो तुम खाओ रे, तुम लोड मत लो, कितना खाओगे बताओ और भिजवा देंगे। कमी नहीं है हमारे देश में। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अरे तुम तो खाओ तुम तो खाओ तुम तो खाओ। भाई 8 से 15% फूड गेन जो फूड वेट वो जो है ये खाया जा रहा है इसके द्वारा। अब आप एक बार सोच के देखो ना, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। अबे हम हमारे देश के अनाज को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं 5% अनाज भी फ्री में बांट दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में लोगों को समझ ही नहीं आता। लोगों को लगता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना ही क्यों है। अबे गधों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इंपैक्ट समझो। आपको पता है, एक और बात बताता हूं। तिरुपति बालाजी में, तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है ना, तिरुपति में ना एक लड्डू की फैक्ट्री है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। लड्डू की फैक्ट्री है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, लड्डू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहां पे एक लड्डू का एक स्टोरेज हॉल है। तो अब क्या है, वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि यार हम हमारे लड्डुओं से, चींटियों से कैसे बचाएं लड्डुओं को। तो उन्होंने क्या किया, पूरी फैक्ट्री के बाहर ऐसे ग्राउंड सर्कल में रोज शक्कर बिछाते हैं। मतलब अभी का नहीं पता, पहले तो बिछाते थे, शक्कर बिछाते। अब शक्कर बिछाने से क्या होता है, अगर चींटी आ भी गई, ठीक है, तो चींटियां चलती झुंड में, ये बात तो सबको पता है, तो इसलिए कोई झुंड तोड़ता नहीं है। अब क्या होता है, चींटियां आई, वो बाहर की शक्कर में ही उलझ के रह गई। उन्हें लग रहा है शक्कर ही माल है, माल तो अंदर लड्डू है, पर उन्हें पता ही नहीं है। और चूंकि उन्हें नहीं पता है, इसी चीज का फायदा मतलब कंपनियां उठा रही है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम लोग ना बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ देखते हैं। इतनी सॉफ्टनेस नहीं है यहां पर, ठीक है। हाँ जी सरकार। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, क्या आप खुद से प्राइस रख सकते हो? क्या नहीं रख सकते। आपने देखा है, मैं आपको एक मजे का बताऊं, आपने देखा जियो प्राइस बढ़ाता है तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी प्राइस बढ़ा देता है, फिर एयरटेल प्राइस बढ़ाता है तो जियो और वोडाफोन भी प्राइस बढ़ा देता है, करेक्ट? हाँ, यही तो है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। Analysis of the structure of the market provides information about the nature and extent of the competition which the firm have to face. Price theory explain how prices are determined under the different kinds of market। देखो प्राइस थ्योरी तो मार्केट की बात करती है, करेक्ट। और मार्केट स्ट्रक्चर क्या बात करता है, मार्केट स्ट्रक्चर बात करता है हमें प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मिले हुए हैं। सर कौन मिला हुआ है, कौन मिला हुआ लग रहा है आपको? मेरे अंदर एक सीरियस डाउट है। मेरे अंदर सीरियस डाउट ये है कि दिल से सोचो, एक बार दिल से सोचो, यहां पर जियो ने कहा हम प्राइस बढ़ाएंगे, वैसे ही एयरटेल भी प्राइस बढ़ा रहा है, वोडाफोन आइडिया भी प्राइस बढ़ा रहा है। तो ये क्या रेडी बैठे थे क्या प्राइस बढ़ाने के लिए? तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्या पता अच्छी तारीख में डिओपोली ट्राइपोली ही है, मैक्सिमम क्वाडपोली है, 3-4 लोग ही लड़ रहे हैं, जो 4 तो टोटल प्लेयर है इंक्लूडिंग बीएसएनएल, ठीक है। एक बार इमेजिन करके देखो, एक बार आप सिर्फ सोच के देखो, ठीक है, एक बार आप सोच के देखो, इन सबके बीच में गठबंधन नहीं हो सकता? करेक्ट ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें क्या लगता है ये धंधा करने वाले लोग इतने गधे हैं
मैं आपको एक बात बताऊं, दिल से बोल रहा हूं, ये पॉलिटिशियंस की भी जो लड़ाई हम लोग देखते हैं वो सच नहीं है। आप कभी किसी पॉलिटिशियंस की पीछे वाली पार्टी में जाके देखो, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अबे मैं एक बार एक देख रहा था, सुबह सुबह एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन को मतलब बड़ा ही अशब्द कहा, बड़ा ही अशब्द कहा। क्या नहीं कहा, मतलब उस पॉलिटिशियन के हिसाब से पूरे देश में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अकेला बंदा ही है। रात को मिलके दोनों के हाथ में सेम ग्लास था और पास में बैठ के मस्त एक दूसरे के जोक पे हंस रहे थे। व्हाट आई वांट टू से इज ये रियल कंपटीशन है। मार्केट स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में ऐसे काम करता है। हमें लगता है कि अरे सब लड़ रहे होंगे, सब दुश्मन है, नहीं है कोई दुश्मन। और जितने बड़े होते जाओगे उतने दुश्मन लगता है कि बढ़ रहे हैं, उतने आपको कम करने पड़ते हैं बाबा। ठीक है। रिसोर्स अलोकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। Helps with advanced tools such as linear programming, enables firms to arrive best course of actions for optimum utilization of resources। क्या हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं? तो आंसर है हाँ। अगर मैं रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज ना करूं तो अबे गधे सब खत्म है फिर तो। अबे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज नहीं करोगे आप? अगर रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज हो रही है, मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो मैं थोड़ा आप लोगों को बताते चल रहा हूं क्योंकि शुरू के चैप्टर से मैं आपको बता सकता हूं, आप लोगों का दिमाग अपसेल हो जाएगा, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और एक दो और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, मैं नाम अभी तो मिस आउट कर रहा हूं। मतलब ये होता है कि जरूरत नहीं है लेकिन लोग काम कर रहे हैं खेती में, एग्रीकल्चर में। चलो देखना, 47% है इंडियन परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, 43 हो गया अभी। ठीक है गाइस, देश का 43% क्राउड, 43% वर्कफोर्स, सिर्फ और सिर्फ वो देखो, कहीं 45 आ रहा है, कहीं 43 आएगा, कहीं 47 भी आएगा। एनीवेज 45% भी अगर मैं मान लेता हूं, देश का 45% एक्टिव वर्कफोर्स सिर्फ और सिर्फ किस में इन्वॉल्व है? सर 45% वर्कफोर्स सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व है हमारे इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, खेती के अंदर। जस्ट इमेजिन वंस। और एक और अफसोस की बात बताऊं, इंस्पाइट हमने इतने लोग देख रखे हैं, आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गेहूं भी हम नहीं उगाते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चावल भी हम नहीं उगाते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चावल चाइना उगाता है। च से चावल, च से चाइना, च से चमन, च से चोर। आपको बात समझनी पड़ेगी। तो ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं सब रियल प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको कहा था ना प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रैग्मेटिक इन अप्रोच? की बातें सारी टाइम पास है लेकिन मुद्दे सारे रियल है। इमेजिन तो करके देखो, इंडिया में इतने वर्कफोर्स लगाने के बाद भी हम लोगों के पास, हम हाईएस्ट वो नहीं लगा रहे यार, प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है। आपको एक लास्ट बात बताऊं, अफसोस की, रिसोर्स एलोकेशन के नाम पे इंडिया में जो खेती होती है ना, जैसे एमपी में खेती होती है, तो गेहूं निकालने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन होती है जो धान से गेहूं को अलग करती है। ठीक है, अगर आप वो मशीन यूज नहीं करते तो आपको बहुत लेबर यूज करनी पड़ेगी जो प्रॉब्लम देती है। ठीक है, वो मशीन, वो गाड़ी, वो असेट जो भी बोलो आप उसको, वो पता है पंजाब से निकलता है पूरे देश के लिए। अब आप इमेजिन करो, वो एक गाड़ी पंजाब से निकली, मान लो इंदौर पहुंचने में 1 महीना लग गया, और इंदौर में से 1 महीने में बारिश आ गई तो, ट्रैक्टर करेक्ट, 1 महीने बारिश आ गई तो फसल बर्बाद। आप समझ रहे हो? हम ये सब जो बातें पढ़ रहे हैं सब प्रैग्मेटिक क्यों हैं? क्योंकि ये सारी बातें बेसलेस हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो रियल है। थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। भैया देखो, हर इंसान का काम है पैसा 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 पैसा, सबको चाहिए। ठीक है, तो for maximizing its profit, the firm has to carefully evaluate investment decision and carry out a sensible policy for capital allocation। भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है
कि हम पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। तुम्हें लगता है इंडिया में इतनी समझदारी है कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना आता है? तुम्हारे घर में कितने लोगों के मम्मी या पापा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम के करते होंगे। मेरे घर में जब मैंने पहली बार शेयर मार्केट की बात करी थी ना, पता है मेरे घर में क्या बोला? सट्टा करेगा अब तू, सट्टा? ओ सट्टा, हमारा बच्चा बिगड़ गया। आप समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे फर्क है। इन्वेस्टमेंट जब मैं कहता हूँ, म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट एंड शेयर मार्केट इज डिफरेंट, बट ठीक है। ओके ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एनालिसिस। सर प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टन ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड मार्केट कंडीशन। Profit theory guides the firm in measurement and management of profit under the condition of uncertainty. Profit analysis is also immensely useful for future profit planning. आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना यार। मुझे एक बात बताओ, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, सर प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अरे किसको प्रॉफिट नहीं चाहिए? जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए, जिसको प्रॉफिट नहीं कमाना जाके अपनी भैंस चराए, जाके भैंस भैंस को चराए, जाके खुद भैंस बन जाए। बेटा बिना प्रॉफिट के पूरी दुनिया नहीं चलती, प्रॉफिट से दुनिया चलती है। और अगर आपके पास यही एनालिसिस नहीं है कि आप प्रॉफिट कहां से कमा रहे हो, कैसे आगे बढ़ोगे? कुछ तो लॉजिक्स होंगे। जो टाटा ग्रुप इतना बड़ा बना, 150 साल से है, रिलायंस ग्रुप इतना बड़ा बना, बिरला ग्रुप भी अच्छा खासा चल रहा है, कुछ तो लॉजिक्स होंगे इन सब चीजों के पीछे। रिस्क अनसर्टेनिटी एनालिसिस। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, या वो है ना, एक और है ना, कौन सी है वो, उसका रिस्क से इश्क है ना, रिस्क से इश्क है। बाबा धंधे में रिस्क तो हमेशा है। Business firms generally operate under the condition of risk and uncertainties. Analysis of risk and uncertainties helps the business firms in arriving the efficient decision and formulating plans. मतलब देखो भैया, ये प्रॉब्लम तो हमेशा है, प्रॉब्लम तो रियल है। बिजनेसेस में एक बहुत 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 ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है ना भाई, और रिस्क तो है ना, फटती तो है बाबा। पर एक बात बताओ, रिस्क किस में नहीं है? हर्षित मेहता करेक्ट, मुझे बताओ रिस्क किस में नहीं है? कभी घर से बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? चलो एक्सीडेंट नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं आ सकता क्या? मैंने अभी अभी रिसेंटली अभी एक पर्सन का सुना, मैं बहुत शॉक भी हुआ, मुझे बहुत बुरा भी लगा। एक पर्सन है, ही जस्ट रिसेंटली बिकम सीए इन नवंबर 24 एग्जाम। तो नवंबर 24 की एग्जाम दी थी, जनवरी 25 में उनका रिजल्ट आया एंड ही बिकम सीए। अब भाई की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और उनको हार्ट अटैक आ गया। ये बात तो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। मैं एक चीज तो देख रहा हूं, आजकल लोग ना इतना प्रेशर लेने लग गए चीजों का, इतना टेंशन लेने लग गए। ओ अबे कुछ नहीं होता बाबा कुछ नहीं होने वाला, जान है तो जहान है। मगर एनीवेज, धंधे में रिस्क हमेशा है। क्या बिना रिस्क के कोई धंधा एग्जिस्ट करता है क्या? इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता। मैं धंधे में, धंधा है मतलब रिस्क है ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एनवायरमेंटल एनालिसिस। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहां कहां क्या क्या लेना देना है, बताओ सर। बाबा सुनो, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कैसा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज कैसी है। ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट में कैसे काम हो रहा है, ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यूनियन, ये सब कैसे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। ये सब मैटर करता है जब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो सर ये सब क्यों मैटर करता है, ये सवाल मन में आता है। इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूं। कंपनीज पाकिस्तान क्यों नहीं जाती है? कभी सोचा है लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? चलो मुझे आज कमेंट करके बताओ। लोग, ये कंपनीज जो है, जो ये सारी कंपनी जो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, बांग्लादेश चली जा रही है, वियतनाम चली जा रही है, श्रीलंका चली जा रही है, लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? शुभजीत भाई, गवर्नमेंट इज अ वेरी वाइडर टर्म जो आपने आंसर दिया है, थोड़ा और अनस्टेबल गवर्नमेंट। वहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी की मिसाल बताऊं क्या है? स्टेबिलिटी की मिसाल ये है कि आजादी से लेकर आज तक वहां की एक भी प्रधानमंत्री ने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं किए, या हमारे दूसरे प्रधानमंत्री 16 साल कंप्लीट करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, वो है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई मोदी जी एकदम जोश में है और वो तोड़ देंगे उनका रिकॉर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, ये बात समझनी पड़ेगी। यानी आप कितना ही कर लो, अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, if you don't have a stable government, if you don't have a good government, if you don't have a supportive government, कोई मतलब ही नहीं है इन सब बातों का। क्या उखाड़ लेंगे अपन, बताओ मुझे। ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, आ जाओ बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ये एग्जाम के सबसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है सर। मीनिंग क्या होता है यहां देखो, इकोनॉमिक मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और बिजनेस रिलेटेड बातें। यहां पर हम लोग माइक्रो और मैक्रो का ज्यादा यूज करते हैं, यहां पर हम मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल्स की नीड्स के लिए बनाया जाता है, इंडिविजुअल को समझने के लिए बनाया जाता है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस एंटिटी के हिसाब से बनाया जाता है, उसके हिसाब से ही काम करता है। नेचर जो होता है सर, ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होता है। इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव होता है। स्कोप क्या होता है इसका, बहुत वाइडर स्कोप है इसका, कंपेरेटिवली नैरो स्कोप है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस में ही काम करता है ना यार। इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड अप्रोच। क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बच्चा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये तो खुद ही एक बच्चा है अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बच्चा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स तो छोटा सा ही है। ठीक है, यहां पर हम लोग सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, या हम लोग मेजरली प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब पैसा है तो बड़ी 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 बातें है ना। यहां पर हम लोग सारे ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बात करते हैं। यहां पर डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट की बातें करते हैं। ये सिर्फ धंधे वाली बात कर रहा है। देखो भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्योरली बिजनेस की बात करता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है सर, ये जो है सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, यहां पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों की बात होती है, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए। देख रहे हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हर जगह बिजनेस 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 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस होते हैं, यहाँ पर हम लोग अजम्पशंस को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जेन्युइनली सोचोगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स हर जगह धंधे की बात कर रहा है। क्या बिना धंधे के कोई मतलब है इस दुनिया का? मुझे लगता है ही नहीं। अब अगर बिजनेस ही नहीं है, अगर अच्छा देखो एक बात बताओ, ऐसा बिजनेस किस काम का जो प्रॉफिट ही ना दे, उसे स्टार्टअप कहते हैं बेटा। ठीक है, जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं देता उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं लाला। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टार्टअप। ठीक है, यानी टाइम पास चीज है। ठीक है, ऐसा कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है, वो एक टाइम पास वाली चीज होती है। इवेंचुअली दे टर्न इट इनटू बिजनेस एज वेल, ऐसी बात नहीं है। जैसे जोमेटो, जोमेटो स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप, बट आज की तारीख में वो हाईली मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन आज भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, चलिए गाइस, हम लोगों ने यूनिट 1 खत्म कर दी है। यूनिट 2 चालू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, किसी बच्चे के मन में कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी? हम लोग वैसे ही तो यहां तक ही है। हाँ जी सरकार, किसी बच्चे के मन में कोई सवाल, कोई जवाब, कोई पॉइंट, कोई गम? सर इस चैप्टर में से पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, अराउंड अराउंड 5 से आप मान लो 6-7 मार्क का पेपर में आ सकता है। एक आधी बार 8 मार्क का भी आया है। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कौन सी किताब लिखी थी, कौन से ईयर में लिखी गई थी, ठीक है, प्रेगमेटिक है या नॉर्मेटिव है, आर्ट्स है या साइंस है, माइक्रो है या मैक्रो है, ये सब जो मैंने आपसे बातें पूछी ना, ये डिमांड फोरकास्टिंग, ये सब, यही सब एग्जाम में उठ के आता है। ऐसा, डू आई नीड टू परचेज स्कैनर फॉर इकोनॉमिक्स? नहीं बेटा, आपके पास प्रैक्टिस किट है बेटा। ठीक है, अगर सॉफ्ट बुक में चाहिए तो प्रैक्टिस किट आपके पास ऑलरेडी है, आपका उससे काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत आराम से काम हो जाएगा आपका, बहुत आराम से काम हो जाएगा।
चलो गाइस, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सरकार, चलो। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, रोल, प्राइस, मैकेनिज्म। सर समस्या वही है जो आज से सालों पहले भी थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, and what provision if any are to be made। यार दिल से सोच रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में भी यही सब प्रॉब्लम चल रही है। यार बिजनेस करना है, बिजनेस 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 बिजनेस। अबे किस चीज का बिजनेस करना है? व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर हमें क्या बनाना है? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें बनाना क्या है? आपने सोचा मैं सीए बनता हूं, क्यों सीए? एसीसीए क्यों नहीं? सीएस क्यों नहीं? सीएमए क्यों नहीं? सीपीए क्यों नहीं? है ना? क्योंकि आपको लगा होगा कि आपके हिसाब से ये कोर्स फिट बैठ रहा है, या आपके दिमाग में लग रहा होगा कि ये कोर्स बहुत ही बढ़िया है। करेक्ट? आपने सोचा व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मैं आता हूं मजे की बात पे। भाई मैंने तुमको बोला चलो एक काम करो, एक बिजनेस चालू करते हैं। सर काय का बिजनेस चालू करें? सबसे बड़ा सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं आपको बताऊं, जितने बड़े बड़े धंधे बने ना, इन सबको व्हाट का रीजन मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो के हैं दीपेंद्र गोयल जी, ठीक है? तो दीपेंद्र गोयल एक बार अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और ऑफिस में बैठे बैठे जब उनका लंच ब्रेक होता था ना, तो सब लोग लंच, वो जो कैफे होता है इसकी तरफ भागते थे। और कैफेज में ना सबके वो रखे होते थे, मेन्यूज रखे होते थे सारे रेस्टोरेंट्स के। फिर अब फॉर एग्जांपल 2 बजे लंच हुआ, 2:30 बजे का लंच है, तो 2 बजे मतलब लोगों का नंबर ही 2:30 बजे का आता था, उसका मेन्यू का। तब जाके वो मेन्यू देखेंगे, तब जाके ऑर्डर करेंगे। तो उन्होंने जोमेटो चालू किया एज अ फॉर्म ऑफ फूडी बे, ठीक है? और फूडी बे में उन्होंने सोचा कि यार मैं क्या करता हूं, मैं ना लोगों को ये स्पीड से देता हूं, ये लोगों को ना मेन्यू ड्राइव पे डाल के दे देता हूं। दिस वॉज द रियल आइडिया। Zomato was started as just to upload menus of different restaurant on the Google Drive। फिर सर्वर पे लोड ज्यादा आया तो फिर उन्होंने ऐप बनाया, एंड देन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। जस्ट इमेजिन यार, सबसे पहला सवाल है बनाना क्या है। फिर सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस। द चॉइस बिटवीन द लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टॉपिक डिपेंड्स, लेबर, कैपिटल, फैक्ट्रीज, प्राइस, प्रैक्टिस, इंटरेस्ट, इन सब चीजों को लेना पड़ता है यार। बनाए कैसे? जैसे दो ऑप्शन है ना, या तो पहला ऑप्शन है हमारे देश में जैसे हम लोग एग्रीकल्चर को करते हैं। एग्रीकल्चर इज अ हाईली लेबर इंटेंसिव जॉब इन आवर कंट्री। It's not everywhere, but at least in our country, labor is an extreme, agriculture is an extreme labor intensive job। आपने आजकल अगर देखा होगा, हाँ भाई, आपने अगर देखा होगा तो सीए बनने के बाद कोचिंग माफिया बनाऊंगा। अरे बेटा, तब तक सीए की कोचिंग बचेगी कि नहीं बचेगी भी सवाल है। नहीं, मेरे अंदर बहुत बड़ा सवाल है। मुझे सही में लगता है कि एआई कैन रिप्लेस लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इफ यू आस्क मी, चलो एक काम करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। हाँ सरकार, हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं। मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूं, ठीक है? ये मैं आया चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है? ओके, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू। अब आप देखना, मजे की बात बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। एक सेकंड, हाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा। आंखें बंद कर लो तुम लोग अपनी। एक सेकंड, मैं तुमको एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूं। क्या हो गया? हाँ, रुको रुको रुको, लेट मी जस्ट शो यू। मैं कल रात को बैठ के सब काम कर रहा था। आई कैन शो यू दिस थिंग्स, ठीक है? एक मिनट दो मुझे। मैंने कहा ना, व्हाट टू प्रोड्यूस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्यों है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन? अच्छा, आप लोग डिजाइनिंग समझते हो? ग्राफिक्स समझते हो आप लोग? डू यू गाइस अंडरस्टैंड द ग्राफिक्स? करेक्ट?
अब आप देखो, ये मैं एड क्रिएटिव बना रहा था, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, मैंने इसको पहले कुछ डिजाइन दी, ठीक है। अब आप देखना, मैंने इसको पहले कुछ डिजाइन दी, इसने मेरी डिजाइन के हिसाब से पहला क्रिएटिव बनाया, दूसरा क्रिएटिव बनाया, तीसरा क्रिएटिव बनाया, चौथा डिफरेंट क्रिएटिव बनाया। फिर मेरे को और कुछ ट्राई करना था, मैंने इसको फोटो दूसरा दिया, इसने दूसरा फोटो भी लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल रात को 1:30 या 2 बजे के आसपास, टाइमिंग नहीं दिखता शायद, मैंने इसको बोला ये है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, और ये है मेरे प्रोडक्ट की एक डिजाइन, रफ डिजाइन, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको बोला कि मुझे सेम बना के, मेरे को एक ऐसा कुछ डिजाइन बना के दे दे। अब पहली नजर में देखोगे तो आपको ये डिजाइन और ये डिजाइन सेम लगेगी, जमीन आसमान का फर्क है दोनों डिजाइन के अंदर। बताऊं कैसे? देखो, यहां पर ये जो डिजाइन है ना, ये एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो आपको ये नीचे एकदम नंबर पास में दिखेंगे। यहां पर आप देखोगे तो ये बीच पे रखा है, इसने इसको बीच में रख दिया और नंबर को ऊपर कर दिया। पत्ते वत्तों में भी चेंज है, ठीक है। मैंने इसको बोला कि यार ये तो तूने पूरा कॉपी कर दिया, कुछ नया बना के दे। इसने मेरे को नया बना के दिया, रिफ्रेशिंग कोल्ड प्रेस्ड नारियल पानी। इसने पूरा प्राइसिंग का तरीका बदल दिया, ये इसने पूरा ये बदल दिया, ठीक है, नारियल बदल दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके। ये सब एआई जनरेटेड है गाइस, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। फिर मैंने इसको बोला अ पर्सन ड्रिंकिंग इट, अब आप देखो इसने बंदा भी लगा दिया। नाउ जब हम बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि हमें हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में सबसे पहला सवाल है हमें कैसे काम करना। नाउ जस्ट इमेजिन, मैंने इसको डिजाइन दिया और इसने करके दे दिया। अब मैं आपको बताऊं, डिजाइनिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेक इट अ स्क्वायर शेप। पता है, डिजाइनिंग में सब लोगों को तो डिजाइनिंग शायद समझ में नहीं आती होगी, बट जिन लोगों को डिजाइनिंग समझ में आती है मैं उन लोगों को बताता हूं। डिजाइनिंग में ना किसी चीज का साइज बदलना बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले आप नया साइज बनाते हो, डायरेक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको एक एक एलिमेंट रखना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां जाएगी, क्या होगा। करेक्ट? मैं ये काम विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू सेकेंड्स चैट जीपीटी से करवा सकता हूं। अब समझ में कहानी, हाउ टू प्रोड्यूस की कहानी क्या है। अरे बाबा, बनाना कैसे है? लेबर इंटेंसिव वर्क करना है, कैपिटल इंटेंसिव वर्क करना है। अब आपको क्या लगता है ये फ्री में बना के दे रहे हैं क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ रहे हैं ना सब। अब मेरे पास दो तरीके, या तो मैं एक बंदे को हायर करूं और उस बंदे को हायर करके दूं, या फिर ऑटोमेटिक कर लेगा। मतलब सर मेरे तो स्कूल में सारा प्रैक्टिकल इससे बनाया है। करेक्ट, बिल्कुल सही किया आपने। अरे बाबा, ये इतनी सही चीज है ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, एक सोरा भी है, ठीक है, SORA, सोरा। तो सोरा में पता है क्या होता है? सोरा में ना मैं एक बार उसको कमांड देता हूं, वैसी वीडियो बना के देता है। मैं उसको बोलूंगा ना कुत्ते सब्जी काट रहे तो डॉग सब्जी काटते वीडियो बना देगा वो। एक और एआई है, चैटजीपीटी का मैंने बहुत यूज किया हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजें यार, मैं कितना बताऊं आप लोगों को। एक पता है आप लोगों को, आज की तारीख में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर खुद से वीडियो ही नहीं बना रहे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो ही नहीं बना रहे, उनकी वीडियो सब एआई जनरेटेड है, स्क्रिप्ट एआई ने दी। कसम, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद का अवतार बनाकर अपनी वीडियोस रोज बनवा सकता हूं उससे। मुझे कभी वीडियोस ही नहीं बनानी है। अब ये सब है कैपिटल इंटेंसिव वर्क। समझ रहे हो क्या बात को? समझ रहे हो बात को? तो आपको देखो क्या प्रोड्यूस करना है। सबसे पहली बात, नंबर कहां डला हुआ है मेरा? नहीं, नंबर तो मेरा नहीं है, ये देखो। अब समझने की कोई, भाई मेरा नंबर नहीं है रे, मैंने एक ऐसे कोई डमी डाउनलोड किया है। ये मेरा नंबर नहीं है ना, मेरी वेबसाइट है, मुझे कुछ नहीं पता। नाउ जस्ट इमेजिन, अब ये देखो कितना सही बनाया है यार इसने। अब तुम एक बार के लिए देखो, मैंने इसको क्या कमांड दी, उसके हाथ में बॉटल है, एंड भाई साहब आई जस्ट लव दिस डिजाइन। मतलब आई एम इन लव दिस डिजाइन, ठीक है। मैं इस डिजाइन से एकदम प्यार में आ गया हूं यार। मतलब कितनी प्यारी लग रही है। सुनो, थोड़ा बारीकी से समझो, ठीक है, थोड़ा बारीकी से समझो। उसके हाथ में नारियल पानी है, हाँ जी सरकार, नीचे नारियल पानी रखा हुआ है, उसके हाथ में बॉटल है, वो पी भी रहा है, और ये स्क्वायर शेप का हो गया।
अब आप समझ रहे हो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? हम इसकी पहली डिजाइन थी ऐसी, ठीक है। अब डिजाइन हो गई, मतलब दिस डिजाइन शोज कि आप जो बॉटल पी रहे हो वही आप एक तरीके से पी रहे हो। इमेजिन इट वंस गाइस, दुनिया कितनी फास्ट बदल रही है, समझ रहे हो क्या आप? This is the thing you need to understand, bro. This is the thing you need to understand. AI is moving in a very fast way. So, how to produce is a very big question. Then, a question has come, for whom to produce. भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किन लोगों के लिए बनाना है। यार एप्पल ने अपने आप को प्रीमियम लोगों के लिए बनाया है यार। सर आजकल तो क्रोम स्टेशन पे सारा काम कर दिया। हाँ, अब प्रॉब्लम पता है क्या, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो गधे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो गधे हैं। तुम इडियट हो, तुम ही गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, सबसे पंगा लेने वाली अभी तुम्हारी एज नहीं है। आप समझ रहे हो कितना सही तरीका है यार, कितना सही तरीका है यार, पर लोगों को समझना पड़ता है। अच्छा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मुझे एक बात बताओ, ये सब मेथड्स, ये जो अभी आप ग्राफिक्स ऑफिस के मेथड्स देख रहे हो, जेन्युइनली एक बात बताओ, क्या ये सारी की सारी जो मेथड्स है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी मेथड एक 60 इयर्स के नॉन टेक पर्सन के काम की है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं है बाबा। आप समझो, आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, एलवी का जो बैग है, चुच्ची का जो बैग है, क्या ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए है क्या? नहीं है। ये सब अमीरों की चॉइस है बाबा, ये सब अमीरों की चॉइस है, सारी की सारी अमीरों की चॉइस है। हमारी चॉइस ही नहीं ना। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सर नारियल हवा में उड़ रहा है बाबा, अब देख समझ तू इस बात को, ठीक है। नारियल हवा में उड़ रहा है, हाँ जी सरकार। अब क्या होता है जब क्रिएटिव, देख नीचे वाला नारियल, अब मैं आपको देख देख दिखाऊं, देख नीचे के नारियल का तो शेड तक आया है, ठीक है। अब ये वाला नारियल है, आप इसको कमांड दे दो वो कर देगा सही। पर आप सोचो ना, हाथ में जो इसने बॉटल रखी है कितनी सही लग रही है वो, और ये एकदम देखो ऑलमोस्ट 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 क्या रियल आदमी लग रहा है, आंखें बंद है। डिट, अरे भाई तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑल्दो मैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फेवरेबल आदमी हूं, बट ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है बेटा। अल्लाह, स्मिता जी आपको एक बार शुरू से लेक्चर्स देखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। आज आई थिंक अपन चौथे लेक्चर में ही है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। शुरू से देख के आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। 2x की स्पीड पर भगा लो और क्या। ठीक है। व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई आपको समझना पड़ेगा आपको सेविंग कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, फ्यूचर प्रोग्रेस कितनी करनी है, कंजम्पशन कितना करना है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे रखना है, पोटेंशियल डिक्लाइन लिविंग स्टैंडर्ड। क्या एक बंदे को सब कुछ देख के चलना होता है क्या? सर एक बंदे को सब कुछ देख के चलना होता है। यू कैन नॉट अवॉइड एनीथिंग ब्रो। सो अगर अपन बात करेंगे तो भैया हमारे देश का इकोनॉमी का सबसे बड़े 3 सवाल है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce and what provisions if any are to be made for the growth। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलिस्टिक मार्केट, सोशलिस्ट मार्केट एंड मिक्स्ड मार्केट। टाइम जो लगेगा वो हमारा मेजरली सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो इसमें लगेगा, कैपिटलिस्ट में लगेगा। कैपिटलिस्ट के अलावा हमारा किसी भी चीज में टाइम नहीं लगेगा। एक बार हम लोगों ने कैपिटलिस्ट समझ लिया तो हमारे लिए बहुत सिंपल सी कहानी हो जाएगी, ठीक है बेटा। वैसे सबको पता है ना 3 तरह की इकोनॉमी होती है। मैं सारे लेक्चर्स करूंगी बेटा, ग्रुप अभी तक बनाया नहीं है, मैं कल बना दूंगा, ठीक है। ग्रुप अभी तक बनाया नहीं मैंने, ग्रुप में कल बना दूंगा, ठीक है गाइस। चलो भाई मजा आ रहा है। सर प्रोविजन वाला पॉइंट समझा दो। प्रोविजन वाला पॉइंट है कि बाबा अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, इस साल मैंने 500 करोड़ रुपए कमाए, तो मुझे कितना पैसा सेव करना चाहिए ताकि मेरी गाड़ी कभी ना रुके। तो 500 करोड़ रुपए का अगर मेरा प्रॉफिट है तो मुझे कम से कम 200-300 करोड़ रुपए एक ऐसी जगह रखना चाहिए
कि कल को अगर मेरा लॉस हो जाए, कल को अगर मेरा बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड, मतलब भैया हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमें खर्चा ज्यादा नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करना है, इन सब चीजों को देख के चलना है। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप दैट इज टुडे, आई थिंक दैट्स व्हाट, थैंक यू सो मच फॉर टिल दिस मोमेंट, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। मेरा नेटवर्थ कितना है? पूरे 50 रुपए। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय गाइस। गरीब आदमी रे, गरीब आदमी।